गुड इवनिंग टू ऑल, साउंड प्रॉपर जा रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, साउंड प्रॉपर जा रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल, साउंड प्रॉपर जा रहा है? जरा बताएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल, साउंड प्रॉपर जा रहा है? चलिए, आज का जो टॉपिक होगा ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, और खास करके भारत और पड़ोसी देश से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको करवाया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से अपना समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, थ्योरेटिकल पार्ट लगभग हो ही चुका है आपके एग्जाम के लिए। बाकी ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग कर रहे हैं, उसी के कड़ी में हम लोग जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और पूछे भी गए हैं आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो अच्छे से आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। थोड़ा सा एक इमेज में आपको थोड़ा सा दिखा दूं, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है? भारत का थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा। कौन सा देश जो है भारत के किस साइड में पड़ता है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश। देखिए, हमें अपने देश के पड़ोसी देशों के बारे में इसलिए पढ़ना पड़ता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोला था कि हम अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए पड़ोसी के साथ जो भी पड़ोसी हैं उनके साथ बेहतर संबंध बनाने में ही भलाई है। क्योंकि पड़ोसी जो भी देश है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे भूटान है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते, ठीक है? तो यहाँ पर है कि जो भी पड़ोसी देश हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खास करके ये पूछ देगा कि भारत के किस दिशा में कौन सा देश है। जैसे पूछ दिया था कि भारत के दक्षिण में सबसे कौन सा देश है, तो श्रीलंका तो यहाँ है, और इससे भी नीचे आप यहाँ देख पा रहे होंगे मालदीव है, ठीक है? जो कि मालदीव जो है आपका बहुत ज्यादा हो गया। चलिए, मालदीव जो है आपको सबसे दक्षिण में दिख रहा है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, ठीक है? उसके बाद ये आपका पूरा बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे आपका म्यांमार है जिसको हम लोग बर्मा बोलते हैं, म्यांमार, ठीक है? म्यांमार जहाँ पे आंग सान सू की अभी लड़ रही है वहां के वास्तविक लोकतंत्र के लिए। है लोकतंत्र ही, लेकिन वहां पे सैनिक आधिपत्य वाला लोकतंत्र है, सैनिकों की चलती है वहां पे। इधर आपका जो ये पूरा जो पोर्शन देख रहे हैं ये चीन है। चीन सबसे आपको दिख रहा हो उत्तर पूरब जो एरिया है यहाँ पे पूरे भारत का, वो पूरा चीन है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा देश, ये भूटान है, ठीक है? यानी देखा जाए तो सिक्किम के बगल में सिक्किम राज पड़ता है, और सिक्किम के कहेंगे तो यहाँ पे नीचे सिक्किम है, इसके बगल में ही भूटान है। यानी भूटान की सीमा सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश 3 राज्य से मिल रही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूटान की जो सीमा है भारत के किस राज्यों से मिलती है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर का है पार्ट भूटान है। यहाँ पे जो ये देश दिख रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार,
के समानांतर उत्तरी साइड में, हिमालयन साइड में, वो आपका नेपाल है। ठीक है, उसके बाद ये आपका पता ही है राज्य में जम्मू कश्मीर है आपका। ठीक है, ये वाला एरिया पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, ये आपका पाकिस्तान है। इसके सबसे ऊपर में अफगानिस्तान देश है। ठीक है, थोड़ा सा टच करता है भारत की सीमा से। यहाँ पे आपका गुजरात है, राज्य के मामले में देखा जाए तो ये आपका गुजरात राज्य है। ठीक है, कच्छ का रण गुजरात सबसे जो आपका पश्चिमी सीमा है, जो कि हमने पिछले क्लास में बताया था। इधर आपके राजस्थान है, थार मरुस्थल राजस्थान में ही है। ये आपका उत्तर प्रदेश है और ये आपका प्यारा बिहार है यहाँ पर। ठीक है, इसके बगल में आपका झारखंड है, पूरब साइड आपका बांग्लादेश है, सॉरी पश्चिम बंगाल है, फिर पश्चिम बंगाल के इधर बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये सब सारे जो देश हैं, कौन कौन सा, एक तो चीन हो गया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे पाकिस्तान हो गया, 3 नंबर पे बांग्लादेश हो गया, 4 नंबर पे आपका म्यांमार हो गया, 5 नंबर पे श्रीलंका हो गया, 6 नंबर पे मालदीव हो गया और एक आपका हो गया भूटान। तो ये टोटल 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के आसपास में हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। अभी जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे तो इससे जुड़ा हुआ मतलब आस पास जो भी देश है उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में, क्योंकि पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना आपको एनसीईआरटी बुक में है और भारत की विदेश नीति जो है नेवर फर्स्ट वाली नीति जो है पड़ोसी पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। विदेश नीति के तहत हम लोग पढ़ते हैं आसपास के देशों के बारे में और जो कि आपके सिलेबस में है। अब हम लोग सेट 2 बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेट 1 कर लिया था पिछले क्लास में। सेट 2 जो है आपके ऑब्जेक्टिव सेशन के तहत अभी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिए और इसको जो है याद रखिएगा। एग्जाम में ये जाना चाहिए, जो जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, पिछले 100 वर्षों में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना कम हुआ है। ठीक है, कितना मतलब कम होकर के हो गया है। तो ग्रामीण प्रतिशत आबादी अभी वर्तमान में पिछले 100 वर्षों में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना कम हुआ है, तो 68.8%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात अधिक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और जनगणना रिपोर्ट में हमने बताया भी है आपको। 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में महिलाओं की प्रतिशतता यानी लिंगानुपात ज्यादा है। अगर राज्य की बात करेंगे तो केरल, राज्य की बात होगी तो केरल आएगा आपका 1 नंबर पे। ठीक है, अगर जिला की बात हो बिहार लेवल पे तो आपको हमने बताया था गोपालगंज, गोपालगंज में आपका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है जिला स्तर पे बिहार राज्य के अंतर्गत। अगर पूरे देश स्तर पे किस राज्य का लिंगानुपात या महिलाओं का अनुपात अधिक है पुरुषों की तुलना में, तो याद रखिएगा वो है आपका केरल। ठीक है, केरल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार वाला भी बता दिया आपको, गोपालगंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 क्वेश्चन का सेट अभी मैं आपको करवाऊंगा, अच्छे से बस समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नेपाल का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, क्या लगता है आपको नेपाल का अधिकांश भाग रेगिस्तान क्या हो सकता है। बिल्कुल गलत जवाब, गलत ऑप्शन हो गया ये।
नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है, ये आपका सही हो सकता है, नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है। नेपाल एक पठारी क्षेत्र है, नहीं पहाड़ी क्षेत्र है। नेपाल क्या है? एक पहाड़ी क्षेत्र, ये भी गलत हो गया। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है। नेपाल कहाँ बसा हुआ है? तो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। साउंड कम आ रहा है क्या? हो सकता है माइक सही से नहीं लगने के बाद भी हो जाता है। क्या सभी लोग को साउंड कम जा रहा है क्या? क्या सभी लोग को साउंड कम जा रहा है कि सबको बराबर जा रहा है? बताएंगे? क्या सभी लोग को साउंड कम जा रहा है? देखिए मैं चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ाता हूं, इस वजह से साउंड कम जा रहा होगा। अब देखिए एवरेस्ट क्या है, आप लोग बताइए। एवरेस्ट क्या है? नेपाल की एक नदी है, नेपाल की एक सोने की खान है, एक चोटी है, और एक ऑप्शन है एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ये तो बच्चे लोग का सवाल हो गया, नहीं ये कोई भी बना देगा कि एवरेस्ट एक क्या है? चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। एवरेस्ट की चोटी 8,848 मीटर लंबी है, लगभग 8.5 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है, प्लस 8,848 मीटर लंबी है। एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है पृथ्वी पर, ठीक है। इसके इससे सब छोटा ही है। इसको नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, सागर माथा, ठीक है। एवरेस्ट की चोटी नेपाल में पड़ता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मकालू क्या है? तो हिमालय की एक ऊंची चोटी है, एक महत्वपूर्ण वृक्ष है, एक नदी है, तो ये भी नेपाल में पड़ता है। हिमालय की एक ऊंची चोटी ही है, मकालू भी, मकालू श्रेणी है, ठीक है, उसी में एवरेस्ट की चोटी पड़ती है आगे। तो हिमालय की एक चोटी ही है जो कि नेपाल में ही पड़ता है, मकालू, याद रखिएगा। धवलागिरी कहाँ है? तो धवलागिरी जो है पर्वत, ये भी आपका कहाँ है? तो नेपाल में ही है। धवलागिरी कहाँ है? तो याद रखिएगा धवलागिरी पर्वत नेपाल में ही है। कहाँ पे है धवलागिरी? तो याद रखिएगा धवलागिरी जो पर्वत है वो हिमालय का ही पार्ट है और नेपाल में ही आता है, ठीक है। तो 6 का भी बहुत सही जवाब है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोग बताइए तब हम बताएंगे आपको। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? बताइए। हिमाद्री के उत्तर में, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में, तिब्बत हिमालय में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताइए आप लोग क्या सही जवाब होगा। काठमांडू कहाँ स्थित है? काठमांडू कहाँ स्थित है? 7 का बताइए, 7 का बताइए, काठमांडू कहाँ स्थित है? बताइए तेजी से। हिमाद्री के उत्तर में, हिमाद्री कहाँ चले गए आप? हिमाद्री के उत्तर में चले जाइएगा तब तो आपको कोई आदमी ही नहीं दिखेगा वहां। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है ये। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर? मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में है। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? तो मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में है। हिमाद्री ग्रेट हिमालय का पार्ट है, उसके उत्तर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए उसके उत्तर में तो चीन हो जाएगा अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन नेपाल की नदी नहीं है? नेपाल में नहीं बहती है, आपको बिहार स्पेशल में बताए हुए हैं। उत्तर बिहार की नदियां सब नेपाल से आती है। इसमें से देखिए कौन उत्तर बिहार की नदी नहीं है जो कि नेपाल की नदी नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन नेपाल की नदी नहीं है? कोसी, बागमती। बागमती को हमने बताया था नेपाल की एक पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। कोसी, कोसी भी आपका नेपाल से ही निकलती है। फल्गु, फल्गु जिसको निरंजना नदी कहते हैं, गया में पिंडदान होता है, तो ये दक्षिण बिहार की नदी है जो कि नेपाल से नहीं निकलती है। फल्गु याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए। नेपाल तराई की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा जो नेपाल की तराई वाला हिस्सा है, देखिए जहां अभी एवरेस्ट की चोटी है या हिमालय है, वहां पहले टेथिस नाम का महासागर हुआ करता था। और नेपाल की तराई का जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 300 मीटर है। कितना है? तो याद रखिएगा 300 मीटर है। कितना है? तो याद रखिएगा 300 मीटर। जनवरी में काठमांडू घाटी का तापमान कितना रहता है? जनवरी का मौसम तो ठंडा का मौसम होता ही है, तो तापमान जो है काठमांडू का प्रॉपर वहां पे 2 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ये याद रखिएगा। जनवरी के महीना में काठमांडू का टेम्परेचर लोएस्ट 2 डिग्री तक चला जाता है और हाईएस्ट 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेपाल की कितनी भूमि पर खेती की जाती है? एक सेकेंड रुकिए, एक कॉल बार बार आ रहा है, मैं थोड़ा रिसीव कर लेता हूं। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की कितनी भूमि पर खेती की जाती है? चलिए आप लोग बताइए, नेपाल की कितनी भूमि पर खेती की जाती है? 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 18%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 18% भागों पर नेपाल में खेती की जाती है। नेपाल की सबसे सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो है कर्णाली नदी। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेपाल का सबसे विकसित उद्योग कौन सा है?
बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। नेपाल का सबसे विकसित उद्योग तांबा, पर्यटन, सूती, एक से अधिक, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा पर्यटन। नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वहां का पर्यटन ही है। ठीक है, पर्यटन के रूप में ही नेपाल जाना जाता है। प्रमुख उद्योग के रूप में पर्यटन है वहां का। नेपाल की जनसंख्या कितनी है बताइए। नेपाल की जनसंख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, कितनी है नेपाल की आबादी, कितनी हो सकती है, अंदाजा लगाइए। नहीं, चलिए ऑप्शन नंबर ए, 3 करोड़ से अधिक। 3 करोड़ से अधिक इसकी आबादी है, यानी 5 करोड़ से कम ही है। 4 करोड़ और 3 करोड़, 3 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा है। छोटा सा देश है और पहाड़ी देश है, तो जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है। किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है। अभी तुरंत हमने बताया था सिक्किम किस पड़ोसी देश के बगल में है, पश्चिम में था। अभी तुरंत हमने बताया था वह देश कौन सा था। याद रखिए वह देश भूटान था। नेक्स्ट, भूटान की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा अन्नपूर्णा और कंचनजंगा तो भारत का है। भूटान का जो बच गया कूला कांगड़ी, कूला कांगड़ी जो है आपका भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। भूटान का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है बताइए। भूटान का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर बताइए आप लोग, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बड़ा भाग इसका, हाँ बिल्कुल 68% भाग। 68% भाग जो है भूटान का वो वनाच्छादित है, वनों से घिरा हुआ है भूटान। भूटान की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, कितने प्रतिशत भूमि पर भूटान में खेती की जाती है। तो याद रखिएगा मात्र 10%। भूटान में मात्र 10% भूमि पर ही खेती की जाती है। इनमें से कौन नदी भूटान की नहीं है। आमो, मानस, महानंदा, बताइए कौन भूटान की नहीं है। आप लोग को पता होगा, बताइए कौन सी नदी भूटान की नहीं है। महानंदा के बारे में जानते होंगे आप लोग, कहाँ की नदी है। तो पूर्वी बिहार में बहती है, पूरब साइड में महानंदा। तो ये भूटान की नदी नहीं है महानंदा। आमो और मानस भूटान में बहती है। भूटान का मुख्य पशु कौन सा है, घोड़ा, याक, भैंस, बताइए। प्रमुख पशु भूटान का कौन सा है। भूटानी लोग को देखते होंगे किस पशु के साथ। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, याक। लद्दाख में भी आपको याक मिल जाएगा, ठीक है, भारत में। और भूटान में भी भूटानी लोग का प्रमुख पशु याक ही होता है। भूटान का व्यापारिक केंद्र कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, भूटान का व्यापारिक केंद्र कौन सा है। तो उस जगह का नाम है फुसोलिंग, जो कि वहां का व्यापारिक केंद्र है। थिम्पू वहां की राजधानी है। इनमें से कहा जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है।
भूटान जो है जल विद्युत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि नदी में ढाल बहुत ज्यादा है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे में विद्युत केंद्र स्थापना किया गया है। उस जगह का नाम है चूखा। देखिए, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि आपके एनसीईआरटी 9th 10th के सिलेबस में ये सब क्वेश्चन है। इनमें से कौन कथन सही है? भूटान में यातायात की कठिनाइयां हैं, बिल्कुल सही होगी, क्योंकि पहाड़ी दुर्गम जंगली एरिया है, तो स्वाभाविक सी बात है यातायात की कठिनाई होगी। भूटान प्रजातांत्रिक देश है, ये भी सही है। भूटान की नदियों की धारा बहुत तेज है, अभी तुरंत हमने बताया, ये भी सही है। यानी इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 से अधिक। इनमें से कौन सा भूटान का हवाई अड्डा है? संकोस, थिम्फू, चूखा, बताइए भूटान का हवाई अड्डा क्या हो सकता है? वहां का कैपिटल ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, थिम्फू। भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? बताइए, पूरब में, भारत से सटा हुआ पूरब में कौन सा देश होगा? ये क्वेश्चन पूछा था आपके टीआरई के एग्जाम में, बताइए तेजी से। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बताइए तेजी से। भारत से सटे हुए पूरब में कौन सा देश है? पूरब में, भारत के पूरब में, बताइए कौन सा देश है? 25 का सी बिल्कुल सही जवाब है, 25 का सी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से टच करती है? तो बांग्लादेश से ही, याद रखिएगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? लगभग 2.5 लाख, 1,44,000, लगभग 3 लाख। क्या होगा एग्जैक्ट आंसर, बताइए कितना लाख वर्ग किलोमीटर है? कितना है 26 का आंसर, बताइए। छब्बीस का बताइए आंसर क्या होगा? बी, लगभग 2.5 लाख। नहीं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1,44,000 वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश की जनसंख्या कितनी है? बताइए, 7 करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़। बांग्लादेश कितनी जनसंख्या टोटल हो जाएगी? तो 16 करोड़। बिहार से, बिहार की आबादी 10.5 करोड़ है, और बांग्लादेश की आबादी कितनी है? तो 16 करोड़ है। ठीक है, बहुत घनी आबादी वाला देश है बांग्लादेश। जनसंख्या घनत्व में देश के मामले में भारत से भी ज्यादा जनसंख्या घनत्व है यहाँ। इनमें से कौन सी देशांतर रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है? अंदाजा लगाइए। 70 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट। कौन सा देशांतर रेखा? क्योंकि 85 डिग्री आपका देशांतर रेखा जो है भारत से होकर के गुजरती है, जिससे कि समय निर्धारण होता है। बांग्लादेश से कौन सा देशांतर रेखा गुजरेगा? 82.5 डिग्री भारत से,
82.5 डिग्री भारत से, और बांग्लादेश से 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है, देशांतर रेखा, समय निर्धारण रेखा होता है, देशांतर रेखा, उसी से समय का निर्धारण होता है। ये सब पढ़ाया हुआ है। अब बताइए, बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व है, अभी तुरंत हमने बताया 1000 प्लस है, कितना हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 29। एक 1062, जबकि भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और बिहार का 1106 है। 1062 जनसंख्या घनत्व है बांग्लादेश का, याद रखिएगा। बांग्लादेश की भूमि समुद्र तल से कितनी ऊंची है बताइए? बांग्लादेश की भूमि समुद्र तल से, अभी नेपाल का तराई बताए थे, अब बांग्लादेश की भूमि समुद्र तल से कितनी ऊंची है? तो 20 से 25 मीटर। कितनी ऊंची है? तो मात्र 20 से 25 मीटर ही, क्योंकि आपको पता ही होगा समुद्र तल के नजदीक है ये बांग्लादेश, समुद्र के नजदीक है। तीस का बी 100 से 150 मीटर। कोई और व्यक्ति हैं जो बताएंगे इसका? बीस से 25 मीटर होगा, 20 से 25 मीटर। सुरमा क्या है? तो सुरमा मेघना की सहायक नदी है जो कि बांग्लादेश में बहती है। सुरमा क्या है? मेघना की सहायक नदी है जो कि बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? बांग्लादेश प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप है बांग्लादेश, बांग्लादेश नदियों का देश है, बांग्लादेश पठारी है ना, ये प्रायद्वीप है ना ही ये पठारी है, ये नदियों वाला देश है, बहुत सारी नदियां बांग्लादेश में बहती है। तो ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बांग्लादेश में बाढ़ का प्रकोप क्यों हुआ करता है? क्योंकि यहाँ भारी वर्षा हुआ करती है, बाढ़ को रोकने के लिए बांध नहीं बनाए गए, बांग्लादेश घने जंगलों से भरा है। सबसे महत्वपूर्ण इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ भारी वर्षा हुआ करती है, चूंकि बंगाल के खाड़ी के नजदीक पड़ता है तो वर्षा भारी होती है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे बाढ़ का प्रकोप होता है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उस जगह का नाम है मेमनसिंह, जो कि बांग्लादेश में जूट के लिए प्रसिद्ध है, जूट के व्यापार के लिए या जूट की खेती के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, मेमनसिंह जगह का नाम है। उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन आएगा वो श्रीलंका से रिलेटेड आएगा। श्रीलंका का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका का क्षेत्रफल लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है बताइए? जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है?
तो उत्तरी जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो याद रखिएगा उत्तरी भाग है। जाफना द्वीप प्रायद्वीप श्रीलंका का उत्तरी भाग है। अनुराधापुर की प्रसिद्धि का क्या कारण है? यह श्रीलंका का प्रमुख हवाई अड्डा है। बिल्कुल गलत। यह चूना का विशाल भंडार मिलता है, ये भी गलत। हाँ, अनुराधापुर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। ये इसका सबसे सही जवाब होगा, सटीक। प्राचीन राजधानी अनुराधापुर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? तो 1972 ईस्वी में इसका नाम श्रीलंका पड़ा है। 1972 ईस्वी में। इनमें से कौन सा कथन सही है? श्रीलंका का आधा भाग पठार है। श्रीलंका में कोई पहाड़ चोटी नहीं है। श्रीलंका की भूमि समतल है। बताइए श्रीलंका का क्या है? पठारी, पहाड़ी या समतल मैदान? श्रीलंका का जो भूमि है किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा श्रीलंका का आधा भाग पठारी एरिया है। अभी वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, क्योंकि यहाँ का मेन जो है पर्यटन ही है, और जितने भी अनाज हैं या जो भी सुख सुविधाओं का सामान है वो अन्य पड़ोसी देशों से ही वहां जाता है, खाने पीने का सामग्री वगैरह। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीलंका का आधा भाग पठार है। श्रीलंका विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? बताइए, ये क्वेश्चन अंदाजा लगाइए। 5 डिग्री उत्तर। भारत आपको पता होगा, हमने बताया था 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, जो कि इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार से। तो श्रीलंका कितने डिग्री उत्तर में होगा? अंदाजा लगाइए। बिल्कुल सही नहीं, गलत है। बी होगा 5 डिग्री उत्तर। क्या हो जाएगा? 5 डिग्री उत्तर। अरे 6 डिग्री से तो भारत ही है, उसके पहले ही होगा, वो कम ही होगा। यानी 5 डिग्री उत्तर में आपका क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, 8.5 डिग्री से तो भारत का प्रमुख भूमि आ जाता है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। चलिए, श्रीलंका में मुख्य रूप से कौन पेड़ मिलता है? सिनकोना, नारियल, रबर, एक से अधिक? बताइए श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन मिलेगा? नारियल, रबर, सिनकोना? बताइए। तो देखिए, नहीं, सिनकोना भी है, नारियल भी मिलता है खूब, और रबर भी वहां मिलता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। सिनकोना, नारियल, रबर आपके तीनों जो है श्रीलंका में मिलते हैं, तीनों पेड़ श्रीलंका में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें कौन कथन सही है? श्रीलंका को रत्न द्वीप कहा गया है। ये बिल्कुल सही है, रत्न द्वीप है वो। श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है, खनिज उपलब्ध है। ये सब सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। श्रीलंका को रत्न द्वीप भी कहा गया है। नेक्स्ट,
श्रीलंका का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो उसका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलंबो है, याद रखिएगा, बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। कोलंबो श्रीलंका का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? तो कोलंबो में है। श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा नगर, याद रखिएगा, जाफना है। कौन सा है? तो जाफना श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, याद रखिएगा। कौन सा नगर है? तो जाफना श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, चलिए अब श्रीलंका का खत्म हो गया, पाकिस्तान का देखिए। पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? तो आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन बताने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। 1947 में सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है बताइए? भारत का तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान का कितना होगा? 4 लाख, 8 लाख, 18 लाख? बताइए, 4 लाख, 8 लाख, 18 लाख, कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, 8 लाख वर्ग किलोमीटर। 18 क्यों? देखिए, अभी जो पाकिस्तान है वो पहले पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, दो भाग में तो ऐसे ही पाकिस्तान बटा आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8 लाख। पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है बताइए? ज्यादा नहीं है आपके, इतना नहीं है, 14 करोड़, 18 करोड़, 12 करोड़। तो याद रखिएगा 18 करोड़, मतलब बिहार और आधी यूपी की आबादी मिला के पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो आबादी ज्यादा नहीं है पाकिस्तान की, तो याद रखिए 227 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही रहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो याद रखिएगा 227 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खैबर कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा के माध्यम से ही आर्य आए थे। वैदिक सभ्यता में हमने आपको बताया था, सिंधु घाटी के किनारे, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, बलूचिस्तान में। बताइए कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रा है, वहीं से आज लोग मध्य एशिया से आए थे। खैबर दर्रा कहाँ है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है आपका खैबर दर्रा। पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल है? तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है, तो वहीं पाकिस्तान के क्या हो जाएगा? वो दक्षिण पूर्वी भाग में, क्योंकि थार मरुस्थल का कुछ पार्ट आपका पाकिस्तान में भी है, कुछ इंडिया में भी है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में है, तो वहीं पाकिस्तान का किस भाग में हो जाएगा? तो दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी आधारित हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको करवाया। तो ये जो प्रोसेस 7 देश हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी जरूर रखिएगा। ये तो कुछ एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन थे, क्योंकि और सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जिस लेवल का आपका
ये सब क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसी लेवल में पूछे जाएंगे। तो एक बार थ्रोली जितने भी एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है उसको देखते रहिए, और जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।